नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जम्मू कश्मीर में 12 घंटे के भीतर लगातार 2 हत्याओं से गैर कश्मीरी लोगों में दहशत का माहौल है। आतंकियों ने देर रात बड़गाम जिले में बाहरी राज्यों के 2 मजदूरों की गोली मारकर मौत के घाट उन्हें उतार दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। इस घटना के बाद कश्मीरी पंडितों ने घाटी से सामूहिक पलायन की अपील की है और सभी से शनिवार को कांचीगुड़ में नवयुक्त टनल के पास इकट्ठा होने को कहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लगातार दूसरे दिन उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत गोयल, खुफिया विभाग के प्रमुख अरविंद कुमार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बैठक। समझा जा रहा है कि इस बैठक में आतंकी घटनाओं की रोकथाम को लेकर आक्रामक रणनीति तैयार की गई है। कभी कुलगांव तो कभी बड़गांव। कुलगांव में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या के बाद आतंकवादियों ने बड़गांव में 2 गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया। ये दोनों बड़गांव में जुदूर इलाके में मजदूरी करते थे। इनमें से एक बिहार के मजदूर दिलकुश की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये वारदात के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी शुरू कर दी। आतंकियों ने पिछले 22 दिनों में 9 लोगों को टारगेट किलिंग कर घाटी में दहशत का माहौल बना दिया है। कश्मीर में इस साल आतंकी हमले में 20 नागरिकों की हत्या हो चुकी है। इनमें से 9 हत्याएं पिछले 22 दिनों में हुई है, जिनमें 5 हिंदू और 3 सुरक्षा बलों के जवान थे। ये जवान छुट्टी पर घर आए हुए थे। आतंकियों ने एक टीवी एक्टर की भी हत्या कर दी थी। इन घटनाओं के बाद से घाटी के गैर कश्मीरियों का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर गैर कश्मीरियों की भारी भीड़ है। लोग अलग अलग जरिए से घाटी से बाहर निकलने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एक दावे के मुताबिक करीब 1800 से ज्यादा कश्मीरी पंडित हाल के दिनों में घाटी छोड़ चुके हैं। टारगेट किलिंग की बढ़ती वारदात के बीच कश्मीरी पंडितों ने घाटी में भी जगह जगह पर अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। इन्होंने सामूहिक पलायन का फैसला लेते हुए काजीगुड़ टनल के पास इकट्ठा होने की अपील की है। वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर दावा किया है कि सरकार ने बदनामी से बचने के लिए कश्मीरी पंडितों को कॉलोनियों में बंद कर दिया है। खबरों के मुताबिक मोहल्लों के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती है। किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। मीडिया को भी उनके पास नहीं जाने दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अनंतनाग के मट्टन से करीब 21 परिवार, बारामूला से 5, शेखपुरा से 12, श्रीनगर से 7 परिवार निकल चुके हैं। घाटी में लगभग 8000 गैर कश्मीरी कर्मचारी हैं, जिनमें से सिर्फ 1300 को ट्रांजिट कैंप्स में जगह मिली है। बाकी निजी तौर पर मकान किराए पर लेकर जम्मू में रह रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का मानना है कि जब सरकार राज्य के सुरक्षा कर्मियों को ही सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो नागरिक खुद को कैसे बचाएंगे। कश्मीर घाटी के हालात 1990 के दायने पे पहुंच चुके हैं। वहाँ से कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित्स और बाकी लोग जो है उनका पलायन भी शुरू हो चुका है। सरकार नाकाम है, विफल है, उनका सुरक्षा देने में नाकाम है और सुरक्षित वातावरण तैयार करने में नाकाम है। दावे जरूर करती है कि नॉर्मलसी है। पैकेज से मिल रहे अनंतनाग के मट्टन स्थित पंडित कॉलोनी में सन्नाटा पसरा है। यहाँ कश्मीरी पंडित कॉलोनी से 90% लोग जा चुके हैं। लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है, जिसके बाद रात में ही वे पलायन कर गए हैं। कॉलोनी में अब 10% कश्मीरी पंडित बचे हैं, जो प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खतरे की आशंका में कश्मीरी प्रवासियों और जम्मू संभाग के अन्य कर्मचारियों को 6 जून तक सुरक्षित स्थानों पर तैनात करने का फैसला लिया था, लेकिन अमल में देरी के कारण लोग खुद पलायन करने को मजबूर है। कश्मीरी पंडितों के संगठन इसे सरकार की लापरवाही बता रहे हैं। लगभग 12 मई से लगातार अलग अलग वारदातों में लगभग 7 लोगों की हत्या होना निश्चय ही चिंता का विषय है।
राज्य प्रशासन ने उसके लिए कुछ कदम तो उठाए हैं, लेकिन जिस प्रकार से 1990 की तरह आज फिर से माइग्रेशन कुछ शुरू हो गई है, एयरपोर्ट्स पर लोग पहुंचने वाले हैं, जल्द एक कॉम्बिंग ऑपरेशन करने की जरूरत है। वहीं घाटी से पलायन कर जम्मू आने वाले लोगों की वजह से स्थानीय लोगों में भी तनाव की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू के डोगरा जाति के लोगों की वजह से इनकी अपनी डेमोग्राफी पर असर पड़ रहा है। बहरहाल आतंकी वारदात में लगातार हुई 9 हत्याओं के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय सतर्क हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लगातार दूसरे दिन उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत गोयल, खुफिया विभाग के प्रमुख अरविंद कुमार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बैठक की। समझा जा रहा है कि इस बैठक में आतंकी घटनाओं की रोकथाम को लेकर आक्रामक रणनीति तैयार की गई है, लेकिन वही जानकारों का मानना है कि ये पाकिस्तान प्रायोजित जिहाद की भावना से प्रेरित हत्याएं हैं। मोदी सरकार जिहाद के इस जहर के असर को समझे बगैर धारा 370 हटाकर भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा कर रही है। जानकारों का मानना है कि असल मुद्दा जिहाद से जुड़ा जहर कश्मीरी युवाओं के दिलो दिमाग में भरकर पाकिस्तान उन्हें आतंकी बना रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। भारत ने कहा कि आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना एक दुखद स्थिति को दर्शाता है। यूएन में एक बहस में हिस्सा लेते हुए विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि जवाबदेही पर कोई भी बहस आतंकवादी ताकतों के लिए नरसंहार को ध्यान में रखे बिना अधूरी होगी, विशेष रूप से वह जो राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी देश की तरफ से समर्थित है। बहरहाल घाटी से तेजी से बढ़ते पलायन से 1990 जैसे हालात बनते दिखाई पड़ रहे हैं। 1990 में घाटी से कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा पलायन हुआ था। गृह मंत्रालय के मुताबिक 1990 में 219 कश्मीरी पंडित हमले में मारे गए थे, जिसके बाद पंडितों का पलायन शुरू हुआ। एक अनुमान के मुताबिक 1,20,000 कश्मीरी पंडितों ने घाटी से उस समय पलायन किया था। ऐसे में धारा 370 हटाने के नफे नुकसान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार राज्य में जल्द चुनाव कराकर जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली का दुनिया को संदेश देना चाहती है, जबकि चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बावजूद सूबे में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो लोगों को पलायन का डर सता रहा है, लोग पलायन करने पर मजबूर है। आतंकी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं 22 दिनों में 9 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। इससे घाटी में दहशत का माहौल है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ जो हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। रतन लाल जी हमारे साथ है, लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और डॉक्टर रमेश रैना जी हमारे साथ है, कश्मीरी पंडित। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा महेश वर्मा जी आपसे है। महेश जी, आतंकियों ने पिछले 22 दिनों में 9 लोगों को टारगेट किलिंग का शिकार किया है। सर, धारा 370 हटी थी, तब भी ये दावे और वायदे किए गए थे कि अब आतंकी वारदातों पर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? हेलो जी जी। देखिए, चिंता का नेहा जी, चिंता भी और चुनौती भी है, और ये हम सबके लिए, सब भारतवासी के लिए। सिर्फ भाजपा या केंद्र सरकार की ये जिम्मेवारी अगर डाल के अगर ये कहा जाए कि कश्मीर जो है सिर्फ भाजपा और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, देशवासियों की जिम्मेवारी नहीं है, ये कहना अनुचित होगा। क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जो है हमने ऐसे नहीं दिया था उस समय, ना हम सरकार बनाने के लिए दिया था, और हमारे असंख्य लोग जो मारे गए वो इसलिए नहीं मारे गए कि कश्मीर कोई हमारे लिए राजनीतिक अड्डा था।
हमारी एक अस्मिता है, हमारी शान है, भारत का एक गौरव है, एक मस्तक है। और धारा 370 हटाने के पीछे जो है इस तरह की टारगेट किलिंग को ध्यान में पहले हो रहा था, और धारा 370 हटने के बाद जो है वो और बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि एक तरफ से ये एक वातावरण बनाने का एक सनसनीखेज, नहीं सर, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है, ये जो 9 हत्याएं हुई है ना सर, इसमें 5 हिंदू और 3 सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया है, सुरक्षा बलों के जवानों को, और 5 हिंदू हैं। अब ये टारगेट किलिंग से इसको ना जोड़ा जाए तो फिर क्या कहा जाए? बताइए, आप बताइए सर। निश्चित रूप से टारगेट किलिंग है ये, और मैं तो कह रहा हूँ कि उस मनोबल को जो हमारा बढ़ा हुआ था, आज हम धारा 370 हटाने के बाद कहीं इस स्थिति और परिस्थिति का निर्माण कर किए हैं कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर भी हम दावा कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि देखिए, आज जो ये कर पा रहे हैं, इसमें हमने इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, वो ये थी कि ये ऑर्गेनाइज जो टेररिज्म था वो अब हम पनपने नहीं दे रहे। आप कहीं AK-47 की गूंज नहीं दिखाई दे रही है, कहीं सेना पे हमले, कहीं CRPF कैंप पे हमले, या किसी तरह से 1500-1600 घटनाओं को ये अंजाम देते रहते थे। आज ये किसी प्रकार से जो ये मौसम है, इस मौसम में सीजनल तरीके से जो ये घुसने का ये इनका एक परंपरा है यहाँ पे कश्मीर में, वो किसी न किसी तरह से उसी का लाभ उठा के आज ऐसे घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। और एक वातावरण जो है अमरनाथ यात्रा को भी ध्यान में रखकर, कि जो हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि भाई एक हम ऐसा एक आतंक का माहौल कायम करें कि वो ऐसा लगे कि भाई कश्मीर में जो है अभी भी आतंक और दहशत जो से बाहर कश्मीर निकला नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनसे नहीं सर, ये जो बीजेपी सामने आती है, ये जरूरी नहीं है कोई और बोलेगा सर, तभी हम इस पे यकीन करेंगे कि अभी भी आतंकी घटनाओं से कश्मीर बाहर नहीं निकला। लेकिन जो तस्वीरें सर हम देख रहे हैं वो भयानक है, वो खौफनाक है। वो ये बताती है कि अभी भी जो आतंकी घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। भले ही ये कहा जाए कि सुरक्षा बल वहां पे तैनात है, लेकिन सुरक्षा बल जब खुद सुरक्षित नहीं है तो कैसे वो नागरिकों की रक्षा करेंगे? इस पर भी एक बड़ा सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि यहाँ पर अभी 3 सुरक्षा बलों की पिछले 20 या 22 दिनों में उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब आप सोचिए कि अगर इस तरह का माहौल होगा तो कैसे कश्मीरी पंडित भी अपने आप को महफूज समझे। एक बहुत अहम सवाल मेरा रत्नाकर जी आपसे है। ये तो मैं 22 दिनों की बात कर रही थी सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 5 महीने में 20 नागरिकों की मौत हो गई इस साल। कैसे देखते हैं इसे? प्रश्न मेरे से है जी। नेहा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो बड़े बड़े वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि हम कश्मीर में 370 हटाने के बाद शांति बहाली करेंगे, नोटबंदी के बाद वहां आतंकी घटनाओं में कमी आ जाएगी, तो हालात सबके सामने दिख रहा है कि किस तरह से परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। 1990 में भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार उस समय कश्मीर में थी, और आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और उपराज्यपाल वहां पे बैठे हैं। 8 साल से ये सत्ता में है, और देखिए कश्मीर की परिस्थिति क्या हो रही है। वहां की जनता जो है वो त्राई कर रही है, मांग कर रही है सरकार से कि 24 घंटे के अंदर हमें सुरक्षित जगहों पे शिफ्ट किया जाए, नहीं तो हम पलायन करेंगे, पूरा समुदाय में पलायन करेंगे। लेकिन यह जो सरकार है ये सिर्फ मीटिंग कर रही है, उसका एक्शन कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर कहीं पे अगर दिखता तो ये जनता को भरोसा होता कि नहीं अभी हमारी सुरक्षा जो है या भारतीय जनता पार्टी से सरकार कर सकती है, तो वहीं पे रुक जाते। लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं है। ये बात बड़े करते हैं, लेकिन परिस्थितियां वहां पे एकदम अलग है। देखिए नेहा जी, मैं यही कहूंगा कि अभी हमारे भाई कह रहे थे कि देशवासियों की जिम्मेदारी है। अभी कश्मीरी आतंकवादी वहां पे घुस के मार रहे हैं लोगों को, नाम पूछ कर मार रहे हैं कि तुम राहुल भट्ट हो कि तुम्हारा दूसरा कोई मजहब है। हाँ, टीवी कलाकार को मारे, बैंक मैनेजर को मारे और टीचर को मारे। तो ये देखिए ना आप, एक हफ्ते के अंदर लगातार मौतें हो रही हैं और कश्मीर पंडितों को पूछ कर टारगेट किलिंग किया जा रहा है। तो क्या ये सरकार 8 साल से जो बैठी हुई है वहां पे, और जो 370 हटाने के बाद दावा कर रही थी कि वहां पे आतंकी घटनाएं खत्म हो जाएंगी और शांति बहाल हो जाएगी घाटी में, तो ये सदन में दावे कर रहे थे
ये सदन में दावे कर रहे थे कि अभी हम जो वहां पे 370 हटाएंगे तो शांति बहाली होगी, लेकिन हो क्या रहा है देखिए, 1990 से भी परिस्थितियां बद से बदतर जा रही ठीक है। है, दावे और वायदों के बीच आखिर हो क्या रहा है रतनलाल जी? क्या वाकई लगता है कि हालात कुछ बेहतर हुए हैं पहले से? क्योंकि आतंकी घटनाएं तो पहले भी होती थी सर, आज भी हो रही है, लेकिन क्या उसमें कुछ कमी आई है? देखिए, बड़े दुख की बात है कि ये बीजेपी के जो प्रवक्ता है, ये जो बोल रहे हैं कि भाई इनको ये पहले भी मुल्क को गुमराह करते रहे हैं और अब भी गुमराह कर रहे हैं। देखिए, रियासत के अंदर 1990 से बदतर हालात हुए हैं और हो रहे हैं, आज भी पलायन होने जा रहा है। तब भी इनकी हुकूमत थी और आज भी इनकी हुकूमत है। 8 साल से ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालत बने हुए हैं, रोज टारगेट किलिंग हो रही है और फरवरी से शुरू हुई है ये टारगेट किलिंग। ये कहाँ से फरवरी से लेके आज जो मीटिंग कर रहे हैं, इनको फरवरी में मीटिंग करनी चाहिए थी। ये किस किस्म का मतलब है? माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों पर नॉर्मलसी हो गई। किस किस्म की नॉर्मलसी है ये? और आज भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी का ताल्लुक नहीं। अरे सरकार आपकी टेंशन में है, सरकार आपकी एलजी आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका यहाँ चल रहा है। जहाँ ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन इन आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाएगा? लेकिन किस तरह के हालात है? कश्मीरी पंडित रमेश रैना जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमेश जी, क्या वाकई इन घटनाओं के बाद से घाटी में गैर कश्मीरियों का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है? क्या श्रीनगर एयरपोर्ट पर गैर कश्मीरियों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है? क्योंकि खबरें तो यही निकल के सामने आ रही है सर। देखिए, ये बात तो सही है कि कश्मीरी पंडित जा रहे हैं और जाने की फिराक में, और ये बात भी सही है कि सरकार बरसरक कोशिश कर रही है कि ऐसा ना हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये चीज है कि एक इनसिक्योरिटी, डीप इनसिक्योरिटी और एक थ्रेट परसेप्शन जो कश्मीरी पंडितों को वहां पर लेके है, वो हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहां पर पीड़ित है और उनकी पीड़ा हम जब देखते हैं हमें याद आता है 1990 की पीड़ा। और जब हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता बैठे हैं, ये हमेशा से हो रहा है कि देयर हैज बीन अ ट्रेड ऑन क्राइसिस। क्राइसिस पे एक सियासत की जाती है, आरोप और प्रत्यारोप। कहने का मतलब है कि सरकार का तो दायित्व है ही है, लेकिन मुझे एक चीज बता दीजिए, सिविल सोसाइटी वहां पर क्या कर रही है? सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं प्रदर्शन कर रही है? जिस वक्त टेररिस्ट मरता था उस वक्त कम से कम लाख लोग उसको मॉर्निंग पे जाते थे, प्रोसेशन के पीछे जाते थे। आज जब कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही है, तो हमने तो कोई मॉर्निंग नहीं देखा, हमने तो कोई प्रोसेशन नहीं देखा, हमने तो सिविल सोसाइटी की तरफ से किसी को ये कहते हुए नहीं देखा कि भाई ये गलत हो रहा है। अब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो वहां पर है, वो आज भी ये धुन लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान से बात करिए। कश्मीरी पंडित मर गया तो पाकिस्तान से बात करनी है, वहां पर छींक पड़ गई तो कब पाकिस्तान से बात कर रही है। तो कहने का मतलब है कि जो ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स, 2 डायनास्टीज ने पिछले 70 साल से कश्मीर को रूल किया है, और जो बुनियाद उन्होंने सियासत की डाली है ये उसी की पौध है। आज की डेट में कश्मीर की सियासत 3 चीजों पे डिपेंडेंट थी, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A और स्पेशल स्टेटस। और इन तीनों चीजों को एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, एक हथियार बना दिया, जो एक एंटी कश्मीरी पंडित हथियार बन गया, एंटी माइनॉरिटी हथियार बन गया। इसकी मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। इन चीजों को हटा के भी कौन से हालात बदले हैं? ये जो हालात अभी हम देख रहे हैं सर, क्या हम ये कहेंगे ये हालात बदले हैं? मैं आपसे जवाब लूंगी सर, लूंगी आपसे जवाब। मैं आपका रुख फिर जी, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आप हालात बदलने की बात कर रहे हैं कि एक माइंडसेट डेवलप हो गया है पिछले 70 साल से, और वो माइंडसेट है एंटी इंडिया माइंडसेट और एंटी कश्मीरी पंडित माइंडसेट। वो 2 दिन में नहीं ठीक होगा, वो 2 घंटे में ठीक नहीं होगा, वो 2 साल में ठीक नहीं होगा। उसके लिए आपको एक बेटर इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, उसके लिए आपको एक बेटर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट फॉर माइनॉरिटीज बनाने की जरूरत है। आप देख लीजिए, भारत में अगर किसी माइनॉरिटी के खिलाफ कोई उंगली उठ जाती है तो सारा भारत सड़कों पे आता है। ऐसा क्यों नहीं वहां पर होता है? क्यों? क्योंकि वहां की मानसिकता ये है कि
They have been at war with India for all these years. They are in a war mode. और ये सब चीजें जो फैक्टर्स आप जोड़ते हैं तो आप अपना निष्कर्ष निकाल सकती है कि सरकारें तो आती है, सरकार अपना काम करती है, और मैं इस चीज को भी मानता हूं जो आज की सरकार है इसको और बेहतर करना चाहिए, बिल्कुल बेहतर करना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया सर कि सिविल सोसाइटी कहाँ है विपक्ष, और क्यों नहीं अपना फर्ज अदा किया जा रहा है? क्या सिर्फ सरकार का या फिर सत्ता पक्ष का ही एक कर्तव्य होता है कि वो लोगों को बचाएं, विपक्ष का नहीं होता? कश्मीर की हो रही है, घाटी की हो रही है, यहाँ पर ये सवाल बहुत अहम हो जाता है रत्नाकर जी, जिस बात का जिक्र अभी रमेश जी कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, कि सिविल सोसाइटीज का क्या फर्ज होता है, क्या होता है विपक्ष का फर्ज? क्या सिर्फ सवाल खड़े करना, आरोप लगाना, आरोप मढ़ देना ही फर्ज होता है क्या सर? देखिए नेहा जी, बहुत सही कह रहे हैं रतन लाल जी से सवाल है। मैं आती हूँ रत्नाकर जी, एक सेकंड आती हूँ। रतन लाल जी, नहीं देखिए, जहां तक अपोजिशन का तलक है, जम्मू कश्मीर के अंदर अपोजिशन ने तो रोल दिया है। हजारों की तादाद में इस मिलिटेंसी के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर मारे गए, मिनिस्टर मारे गए, हमारे लेजिस्लेटर्स मारे गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और दूसरे लोग मारे गए, वो कहीं अकाउंट में नहीं आ रहा है। हमने तो अपनी जाने देके यहाँ पे हो रही है। 96 अभी रमेश जी कह रहे थे आतंकवादी मारे जाते थे तो प्रदर्शन हो जाता था, विरोध किया जाता था, लेकिन जब नागरिक मारे जा रहे हैं तो कोई विरोध नहीं हो रहा, कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा, उनके लिए दुख नहीं है क्या? हमारी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कल ही वर्किंग कमेटी की वहाँ मीटिंग हुई है कश्मीर विभाग की, उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया इसको। हमारे यहाँ जम्मू में प्रदर्शन किए इसके आप कौन कहता है कि नहीं कर रहे हैं? हम खुद कंडेम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ, इसे स्ट्रांगली वी आर कंडेमिंग इट। सर ऐसे खंडन करके अपनी जिम्मेदारियों को आप निभा रहे हैं क्या? सर यहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, यहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अपना रोल अदा किया हमने। 96 में कौन मैदान में आया था मिलिटेंसी के दौरान? हमारे दर्जनों और यहाँ मंत्री तक मारे गए। लेकिन सवाल ये नहीं है, ये जो जहाँ पे इस वक्त तो 8 साल की इनकी हुकूमत है, ये फर्ज यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका है। ये इनको फरवरी में जो पहली किलिंग हुई है, नहीं अभी आपने रमेश जी को सुना, रमेश जी कह रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से तो भरपूर कोशिश की जा रही है कि कश्मीरी पंडित जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा होता तो फरवरी में होना चाहिए था। ये मीटिंग जो आज कर रहे हैं ये फरवरी में होनी चाहिए थी। उसके बाद ये वेट करते रहे थे 20 टारगेट किलिंग हो जाए, उसके बाद ये मीटिंग करेंगे। ठीक है महेश जी, ये जो मीटिंग आज हुई है सर, आज जो मीटिंग हो रही है 12 घंटे में दूसरी बैठक बुला ली अमित शाह ने, मीटिंग क्या नहीं लगता पहले होनी चाहिए? ठीक है रतन जी, क्यों नहीं की? हम तो ये कह रहे हैं जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन है और वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनकी है, क्यों नहीं किया इन्होंने? और आज आपने देखा होगा कि होम मिनिस्ट्री ने खुद माना है कि यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो टोटली फेल हो गई है। ठीक है, कहाँ है इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी? ठीक है रतन जी, ठीक है, अब आपने बोल लिया। ठीक है, अब सुनिए थोड़ा सा। ठीक, महेश जी। पहली बात तो ये कि रतन लाल जी, आप ये बता दीजिए कि आप फरवरी से लेके जून तक इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे, और क्या जैसे ही कोई हत्या होगी और उसके बाद जो है आप मेरे ऊपर आरोप ये लगाएंगे कि ये मीटिंग फरवरी में होनी चाहिए थी। होनी चाहिए, यही है आपका राजनीति करने का मसला। बोल क्या रहे हैं आप? राजनीति हो जाएगी फिर आप करेंगे हत्या के ऊपर, ये तो मेरा आरोप है आप पे, जिसके ऊपर सवाल उन्होंने आपसे नेहा जी ने जो पूछा कि आपका जो जवाब दिया क्या बनती थी, सहानुभूति उन लोगों के साथ आपकी है कहाँ? हत्यारों का सहानुभूति कभी हो सकती है क्या? पहली बात। दूसरी बात, उमर और फारूक अब्दुल्ला आज बिल में क्यों घुसे हुए हैं? कोई ट्विटर क्यों नहीं आया? कोई सोशल मीडिया पे आप हलचल क्यों नहीं मनाया? एक सेकंड महेश जी ट्वीट आया, आप तो टीवी पे बैठे हुए हैं। एक सेकंड रतन लाल जी, एक सेकंड रुक जाइए। महेश जी ट्वीट आया है सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का, पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का ही ट्वीट आया है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने बदनामी से बचने के लिए कश्मीरी पंडितों को कॉलोनियों में बंद कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी का ही ट्वीट आया और ये उन्होंने ट्वीट करके कहा, सर इसे डिफाइन कर दीजिए आप कि सुब्रमण्यम स्वामी झूठ कह रहे हैं, सरकार झूठ कह रही है, कौन झूठ कह रहा है सर?
जनता भी समझना चाहती है, विपक्ष भी सुनना चाहता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि सुब्रमण्यम जी जो कह रहे हैं और हम उनकी बातों का खंडन करें, ऐसे में हमारे ये भाई डॉक्टर रामेश रैना जी हैं, कश्मीरी पंडित लोगों के वहां संगठन है, वो सारी चीजों को समझते हैं और ऐसे में कोई किसी आदमी को बंद नहीं कर सकता है। ये तो एक तरह से सुब्रमण्यम स्वामी जी जो बात कह रहे हैं उसका बेसिस क्या है उनसे पूछना चाहिए और उनको भी बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि कौन सी जगह है जहाँ पे हमने बंद कर दिया, सरकार ने बंद कर दिया। और दूसरी बात, नेहा जी एक और बात, अरे रतनलाल जी आप चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला हूँ मैं। आपसे बात कर रहा हूँ, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या मतलब होता है? एक एक करके बात रखिए। आप सच्चे हैं? और क्या? आप अपने चेहरे में देखिए, आपके दामन पे कितने खून है, कितने कश्मीरी बहन बेटियों की इज्जत आप लोगों ने लूटी है। क्या बात करते हो भैया? क्या बात करते हो? क्या बात करते हो आप लोग? लोग हैं जो यहाँ पे एक दूसरे पे निजी हमले मत करिए प्लीज। इज्जत लूटने से गुरेज नहीं किए थे आप लोग। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करें। अब किस नैतिकता बची है? एवरीबॉडी इस तरह की भाषा का बनता है इस्तेमाल आप लोग का बोलने का इस तरह से? पूछिए ना फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने आज क्या किया? क्या बोलिए कौन सा ट्वीट किया? क्या या किया? बन के आप बोल रहे हैं, आप हमें क्या आईना बात दिखा रहे हैं कर कि रहे हो? फरवरी में You क्यों are नहीं the ट्वीट किया? people who are क्या किया taking आप it. लोगों ने? You are the person. क्यों नहीं उठाया आप कौन सी इज्जत कर रहे हैं लोगों को? ठीक है शर्म आनी चाहिए। ठीक है इस पे रिएक्ट करिए। इसका चिल्लाना और ठीक है, सराहना हमले सुब्रमण्यम पर- स्वामी ने क्या सच बात कहा है? या झूठ कहा? महेश जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने सच कहा या झूठ कहा? भारतीय जनता पार्टी के नेता है सर, इसलिए हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, सच कहा या झूठ कहा? बताना चाहिए ना सुब्रमण्यम जी को। हमें मालूम नहीं है, पार्टी को मालूम नहीं है, सरकार को मालूम नहीं है, कश्मीरी पंडित के जो संगठन है उनको मालूम नहीं है, वो बताएं, उनसे आप पूछिए कि भाई कौन सी जगह ऐसा हुआ है, हमें भी नहीं, वो समझ भी में आए। कह रहे हैं कि देखिए कहाँ उनको मोहल्लों बंधक के बनाया बाहर गया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती कर दी गई है, किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, मीडिया को भी उनके पास नहीं जाने दिया जा रहा है, तो यानी कि बंदी बना लिया है कि अभी मैं कश्मीरी 6 पंडितों महीने को? नहीं, मैं अभी 6 महीने पहले कश्मीर गया, पहलगाम, उस दिन वो यार आज की बात क्या करो तो जिलानी की मौत हो गई आज थी। की बात करो, आज क्या पोजीशन है? हमें प्रोटेक्टेड करके सही जगह पहुंचाया गया। कोई सुरक्षा सर, ये प्रदान करना, कोई प्रोटेक्ट करने बंधक हो की गया क्या? जरूरत क्यों आन पड़ी है? बाकी जगह भी आपको क्यों प्रोटेक्ट नहीं? किया जाता है क्या, कश्मीर में क्यों? नहीं, हम कश्मीर में आपको मालूम नहीं है। अभी जो डॉक्टर रैना ने जो बोला, वहाँ 4 ऐसे फैक्टर हैं जिसको समझने की जरूरत है। कोई हत्या करके तुरंत कहो कि पाकिस्तान से बात करो, उसके बाद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कांग्रेस वाले, इनकी जमीन खिसक गई, पंचायत चुनाव हुआ, ये कहीं नहीं, इनसे दूर प्रोटेक्ट तक करने की नहीं जरूरत है आए, क्या? इनके 2% वोट भी नहीं रहे, इनकी डायनेस्टी खत्म हो रही है, चाइना का जो रिवॉल्वर से वहाँ हत्या की जा रही है। ये सारी चीजों को कहीं ध्यान में रख के अगर बात की जाएगी तो कश्मीर कहीं समझ में आएगा कि कश्मीर की जरूरत क्या है। हम अकेले लड़ रहे हैं। नहीं, हम अपने महेश बूथों पे वर्मा लड़ रहे जी, हैं। अगर महेश वर्मा वहां पर जाते हैं तो उनको डर लगता है क्या? नहीं, हम क्यों डरेंगे? तो फिर डरने प्रोटेक्ट का करने कोई की कारण जरूरत होना क्यों चाहिए। आन पड़ी सर? आप कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट सर, करके मैं वही कह पहुंचाया रहा हूँ गया। ना, डरने का सुरक्षा नहीं, अपनी सुरक्षा का अपना सुरक्षा करना, अपने को सुरक्षित, अपने को महफूज करना, ऐसे जगह पे जहाँ पे इस तरह के मंसूबे पाले हुए लोग हैं, इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब आप मानते जो हैं इस तरह के पॉलिटिकल पार्टियों से आपको डर है क्या? अंजाम देने के लिए बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस सहित तमाम ऐसे वहाँ नेता हैं जिनकी डायनेस्टी, जिनकी राजनीतिक जमीन आज खत्म हो चुकी है, उनको ये चाहिए ऐसा। भैया पूरी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे, मार खा के दूसरा गए यहाँ पाकिस्तान से है वहाँ। ठीक है, रत्नाकर जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं, एक सेकंड रुक जाए रत्नाकर जी। ठीक है रतनलाल जी, 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज। रत्नाकर जी, मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे कि आप तो बड़े बड़े दावा करते थे कि हम हिंदू हितैषी पार्टी हैं, आप अपने हिंदू भाइयों का ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कैसे हिंदू हितैषी पार्टी भाई आप? दूसरी बात, मैं रमेश जी की बात पे आना चाहता हूं, जो कह रहे थे कि विपक्ष की भूमिका भी रहनी चाहिए वहां पे। मैंने आज ये बहुत गंभीरता से ये बात कहना चाहूंगा कि हम
शुरू से ही कांग्रेस पार्टी वहां पे नॉर्मलिटी जो है बहाल करने के पक्ष में रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी की, अरे सुनो यार, आप गांधी का ट्वीट कहाँ है? सुनो सोनिया यार, गांधी का ट्वीट आप ट्वीट देखते नहीं हो, आप ट्वीट देखते नहीं हो ना, तकलीफ यही है, तो देखते दिखाइए नहीं हो ना, आप। मैं देखने के लिए आप ट्वीट देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी के देखिए, राहुल गांधी के ट्वीट देखिए। आप अभी ट्विटर पे जाइए, अभी ट्विटर पे जाइए, राहुल गांधी का ट्वीट देखिए कश्मीर से रिलेटेड क्या आया है। आप इन हत्याओं पे नया जी इनको चुप कराइए। ठीक, उदाली मत नया जी- बनिए। महेश जी सुन लेते हैं, महेश जी सुन लेते हैं, ऐसे नहीं करिए प्लीज। सुनिए जरा, आईना दिखाएंगे तो इतना मत उत्तेजित हो जाइए। आप कहीं न कहीं कश्मीर में नाकाम हो चुके हैं चीजों को करने। नमक डालने का काम करते हैं। सुनिए तो, सुन लीजिए, नमक कौन डाल किसी की रहा है, हत्या कौन सुरक्षा। हर परिवार से पूछिए जिसके घर में मौत हुई है। अरे हम झगड़ा नहीं कर रहे भाई, आपसे तथ्य रख रहे हैं सामने, आप जरा शांत रहिए प्लीज। देखिए नेहा जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा नॉर्मलिटी बहाल करने के पक्ष में रही है और शुरू से रही है, डे वन से रही है। कैसे? देखिए जिस प्रकार, नहीं कैसे बताइए ना। हाँ, अगर पूछिए ये कैसे? कहा जाता है, राहुल गांधी अगर ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, अरे कैसे मैं सुन लीजिए, बता रहा हूँ आगे। कि भारत में डर लगता है, कश्मीर में मानवता का हनन हो रहा है, तो कैसे आप ये कहते हैं कि हम तो जी शांति बहाल करने की बात करते हैं, हम तो समानता की बात करते हैं, कैसे कैसे चीन ने मानेंगे? कब्जा कर लिया कश्मीर का। बोलूं अभी मैं? बोलिए सर, आपको बोलने के लिए बुलाया सर। जी जी जी, बोलूं मैं? जरा प्रश्न आप लोगों ने पूछ लिया है, मुझे उस सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी समय दीजिए प्लीज। रखिए। देखिए कैसे ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए हम लोगों ने शुरू से ही डे वन से जिस प्रकार इन्होंने धारा 370 हटाने का जो काम किया है, तो उसके धारा 370 हटाने का जो तरीका है उस पर हमने ऑब्जेक्शन लिया था। और हम चाहते थे कि 370 हट गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप वहाँ पे लोकतंत्र का बहाली करिए। हम वहाँ पे चुनाव की मांग कर रहे थे बहुत दिनों से कि आप चुनाव करिए, लोकतंत्र की बहाली करिए। चुनाव पे हम बात नहीं कर रहे हैं, सुनिए आगे, हम आतंकी घटनाओं पे बात नया कर जी, रहे हैं। नया जी, ये हम गलत बात है। उस नहीं पे नहीं कर रहे नहीं, हैं। आप आगे कह रहे मैं अपनी शांति की बातें बहाली कंप्लीट की नहीं कर पा रहा हूँ। बात करती है कांग्रेस पार्टी, मुझे वो डिफाइन करिए ना सर। आप प्रश्न पे प्रश्न पूछने जाएंगे नहीं, तो मैं आप कितना चुनाव उत्तर पे दे पहुंच दूंगा। गए सर, मैं चुनाव की अरे बात तो- नहीं कर रही, चुनाव जब अरे होंगे सर। किस तरह से आपने पूछा ना, किस तरह से मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, किस तरह से मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक ठीक जी देखिए, लोकतंत्र बहाली जो है प्राथमिकता रही है कांग्रेस पार्टी की वहां पे, और हम जो है चाहते थे कि लोकतंत्र की बहाली हो, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जो है बंदूक के बल पे वहां पे सत्ता शासन को जो है, प्रशासन को हैंडल कर रही है। और हमने पहले भी कहा था कि देखिए कश्मीरी जो है वो कश्मीरियों को आप विश्वास में लीजिए। आज जब तक कश्मीरियों को विश्वास में नहीं लेंगे, वहाँ पे प्रबुद्ध लोग हैं उनको विश्वास में नहीं लेंगे, जब तक वहाँ पे लोकतंत्र की बहाली नहीं करेंगे, लोकल जो आदमी हैं उनके हाथों में सत्ता का हस्तांतरण नहीं करेंगे, तब तक आप बंदूक के बल पे कितने दिन तक वहाँ पे नॉर्मल सी बहाल करने की कोशिश करते रहेंगे। हाल तो सब लोगों ने देख लिया क्या हो रहा है, 1990 से भी बदतर स्थितियां होने को आ रही है। तो ये चीजें हैं। आपने ठीक कहा, अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि ये लोग अपनी जो है नाकामियों को छुपाने के लिए कश्मीरी पंडितों को कैंप से निकलने नहीं दे रहे हैं, वहां पे कॉलोनियों से निकलने नहीं दे रहे हैं, पूरा वहां पे जो है वो शासन लगा करके इस तरह से दबाव बनाए हुए कि ताकि ये चीजें मीडिया में ना आए। तो ये चीजें हो रही हैं। 1990 में भी हुई थी, इन्हीं की सरकार थी जब कश्मीरी पंडित वहां से भागे, और आज भी इन्हीं की सरकार है जो कश्मीरी पंडित वहां से भाग रहे हैं। देखिए 8 साल से ये लोग सत्ता में हैं। आपने परिस्थितियों को, आप जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो उन परिस्थितियों को नॉर्मल क्यों नहीं किया? आप जब गैर कश्मीरी वहां पे जब नाम से पूछ कर लोगों को मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग किया जा रहा है, तो आप अचानक नींद से उठ जाते हैं और कहते हैं मीटिंग पर मीटिंग करते रहते हैं। ठीक है, हकीकत जान लेते हैं सर। कश्मीरी पंडित खुद यहाँ पर है, उस पर ट्वीट आया, उस पर हम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन रोमेश जी, क्योंकि अगर सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि देखिए सरकार ने अपनी बदनामी से बचने के लिए कश्मीरी पंडितों को कॉलोनियों में बंद कर दिया है, और ये भी कहा जा रहा है कि मोहल्लों के बाहर पुलिस अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है, बंदी बना लिया गया है, किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, मीडिया को भी उनके पास नहीं जाने दिया जा रहा है, कितनी हकीकत है सर इसमें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि जो कश्मीरी पंडित, जैसे मैंने बताया, काफी खौफजदा है, चाहते हैं कि वहां से भाग निकले, और गवर्नमेंट का प्रयास रहेगा कि उनको ना जाए, क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ पीस, जो प्रोसेस ऑफ नॉर्मेलिटी, खासतौर पे पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पर किया, तो उसके चलते ये एक बहुत सेटबैक होगा, गहरा घाव लगेगा उस प्रोसेस पे जो वहां पर लगातार नियंत्रण में जा रहा है। रही बात सुब्रमण्यम स्वामी जी की,
जो सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट आया है, कितनी सच्चाई है इसमें कितनी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह बीजेपी का अंदरूनी विवाद सामने आ रहा है। जो इंटरनल फ्यूड सुब्रमण्यम स्वामी जी और बीजेपी के बीच में है, ऐसा लगता है कि इसमें इसको खुली हकीकत आम है पब्लिक में या नहीं है रमेश जी? ये हकीकत है या नहीं है कि उन्हें बंदी बनाया वही तो गया, मैं- अर्धसैनिक मैं- बलों की मैं- तैनाती कर दी मैं- गई? मैं- सर, मैं- जो मैं हमारे उसी की पास बात कर आंकड़े हैं रमेश जी, मैं उसके अनुसार आपको बता दूं कि अनंतनाग के मट्टन से करीब 21 परिवार, बारामूला से 5, शेखपुरा मैं से यही 12, कह रहा हूँ, श्रीनगर से 7 नेहा परिवार जी, निकल चुके हैं। मुझे बोलने दीजिए ना, जी, मुझे बोलने जी। दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लगभग 100 परिवार वहां से पलायन कर चुके हैं। क्योंकि आपको ये देखना, 2 तरह के कश्मीरी पंडित वहां पर रहते हैं। एक तो वो जो रेसिडुअल कश्मीरी पंडित है जो 90 से नहीं भागे, वो कम से कम 1000-1200 है, और हमारे कुल 6000 एम्प्लॉइज है जो वहां पर प्राइम मिनिस्टर पैकेज में 2009 से लेके आज तक चली है। और ऐसे में कम से कम 100 फैमिलीज वहां से चली है। ये बात भी हम मानते हैं, क्योंकि उनका चलना, वहां से पलायन करना लाजमी बात है। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि उनका जो थ्रेट परसेप्शन है इतना डीप है, इनसिक्योरिटी इतना डीप है कि उनको लगता है कि, और वाकई लगता है कि हम सेफ यहाँ पर नहीं है। और जो उनके लिए सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको, जब मैंने पहले स्टार्ट किया तो मैंने आपको ये बताया कि ये जिहाद है, ये जिहादी टेररिज्म है। और जिहादी टेररिज्म की परिभाषा जो है वो ये है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, निजाम मुस्तफा का क्या मतलब, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये उसी के चलते जो है एंटी माइनॉरिटी माइंडसेट वहां पर है, एंटी इंडिया माइंडसेट वहां पर है। और ये एंटी इंडिया माइंडसेट और ये जो एंटी माइनॉरिटी माइंडसेट है, ये काम कर रहा है। ये अभी नहीं टूटेगा। आप ये मत समझिए कि राहुल कैसे भट्ट की लाल टूटेगा सत्या और हुई। कैसे फिर कश्मीरी पंडितों की बहाली होगी? बड़ी मिन्नतों से, बड़ी उम्मीदों से वो वापस गए हैं सर। मैं इसी के चलते कर रहा हूँ। कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी, कश्मीरी पंडितों की बहाली होगी सिविल सोसाइटी की। जैसे हम किसी वक्त दंगा फसाद होता है तो वहाँ मोहल्ला कमेटी बन जाती है। आज वक्त वहाँ पर कश्मीरी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, एक मोहल्ला कमेटी बनाते हैं कि हम अपने कश्मीरी भाइयों को प्रोटेक्शन दे देंगे? क्या ये उनका दायित्व तो नहीं है? सरकार के पास जितनी एजेंसी सिक्योरिटी है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उसके पास ये भी माना सिक्योरिटी फेल हो गई, ये भी माना पुलिस फेल हो गई, ये भी माना शासन फेल हो गया, मानते हैं। लेकिन सिविल सोसाइटी का क्या दायित्व है? सिविल सोसाइटी का क्या फायदा? ठीक है, है। रमेश रैना जी कर रहे थे, वो कह रहे हैं क्यों सिविल सोसाइटीज हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाती है कि अगर जो सुरक्षा बल है वो आपको सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, पुलिस फेल हो जाएगी, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो फेल हो जाएगी, लेकिन कोई और नहीं होगा तो हम हैं आपके साथ, हम आपके लिए लड़ेंगे। सर, एक कॉन्फिडेंस क्या नहीं लगता कि सिविल सोसाइटीज के अलावा कोई और नहीं दे सकता? जो आपके साथ रह रहे हैं, जो आपके साथ वहां पर आगे बढ़ते हैं, वहां से कॉन्फिडेंस मिलना लोगों के लिए बहुत जरूरी है अगर कश्मीरी पंडितों को वापस वहीं पर बहाल करना है। और आप लोगों को इतना दर्द होता है अगर कश्मीरी पंडित वहां से पलायन करते हैं तो? इसमें बड़ी साफ बात है कि जहाँ की सरकार ने और सेंट्रल सरकार ने आज तक यहाँ की सिविल सोसाइटी को कभी कॉन्फिडेंस में लिया है? आपको याद होगा 2020 में जून का महीना था जब तमाम अपोजिशन पार्टी जम्मू कश्मीर की प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई, उन्होंने कुछ प्रपोजल रखे। नहीं, सरकार की बात नहीं सर, मैं सिविल सोसाइटीज की बात कर रही हूँ, मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ, मैं हर एक नागरिक की बात कर रही हूँ सर। मैं वही कह रहा हूँ, नागरिक जितने भी है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई ये 2020 में जून के महीने में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर के तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को वहां बुलाया, उन्होंने उनसे प्रपोजल पूछे, उन्होंने कहा हम कश्मीर को अपने दिल से लगाना चाहते हैं, जिससे उनकी दूरियां दूर करना चाहते हैं। मैं यही बात करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने प्रपोजल दिए थे उसमें से कितना इन्होंने कॉन्फिडेंस में लेके उन्होंने जो प्रपोजल जम्मू कश्मीर में ठीक किए, क्यों नहीं किए? आज तक इन्होंने, मुझे बताइए, ये आपके एसपी साहब ने कितनी बार वहां की सिविल सोसाइटी को बुला के कॉन्फिडेंस में लेके बात की है इन्होंने हर चीज। और यहाँ कौन सा तबका पूछा आप मुझे बताइए? इंडस्ट्री 60% इंडस्ट्रीज आपकी टोटल बैठ गई है, बिजली पानी कोई चीज आप देने को तैयार नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की ये हालत है कि पहले 8% थी, आज 24% हो गई है। बच्चे कहाँ जाएंगे? ये तमाम बातें सिविल सोसाइटी पे इफेक्ट कर रही है। यही वजह जहाँ की सेंट्रल, जहाँ की सरकार को, चाहे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन या ये इनकी हुकूमत है, पिछले 8 साल से कर रहे हैं, इन्होंने कितनी बार सिविल सोसाइटी को बुला के
निसर, जब आतंकियों के के खिलाफ आतंकियों को जब मारा जाता था, उसके बाद जब उनके समर्थन में और सुरक्षा बलों के विरोध में पत्थरबाजी होती थी, तब भी क्या बुलाकर मीटिंग की जाती थी? क्या एकजुट करने की कोशिश की जाती थी? क्या कहाँ होती थी सर ये मीटिंग? कहाँ होती थी, बताइए ना। मैं वही बता रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला की तो अब 11 से लेकर 14 तक रही है। आप मुझे बताइए कितनी यहाँ पे किलिंग हुई है, कितना यहाँ पे हुआ है। उस वक्त तो बड़ा पीसफुली चल रहा था, हमारा यात्रा चली बड़ी आराम से, और पीसफुल हालात है काफी हद तक। तो उसके बाद जो इनकी हुकूमत आई तो हालात ये बने हैं, क्योंकि उस वक्त तो सिविल सोसाइटी को भी वो बुलाते थे, कॉन्फिडेंस में रहते थे। जहाँ कोई भी हुकूमत आती है, जब तक आप सिविल सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, गाड़ी चलेगी नहीं आगे। और इन्होंने तभी देने की ठीक है, कोशिश 2-3 पॉइंट इन्होंने रेज किए, जल्दी से महेश जी जवाब दे दीजिए, फिर रत्नाकर जी का रुख करते हैं। आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। देखिए नेहा जी, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा। मैं राजनीति करने के लिए कश्मीर में हो रही इस तरह की टारगेट किलिंग के ऊपर कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा। ये सबकी हम सबकी ड्यूटी बनती है। देखिए, हमारे वहां सुरक्षा बल जो है अपनी जान पे खेल कर, या वो सेना हो या वो पुलिस के लोग हो, वो सदैव तत्पर रहते हैं इस बात के लिए कि जिस तरह से भी आतंकी घटनाओं को हम किसी तरह से उसको अंजाम देने वालों को हम निरस्त करें। जैसे कि राहुल भट्ट को मारने वाला जो है 2 दिन में उन्होंने मार गिराया। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं उनके मनोबल को जो है तोड़ता है। जो ये रतन लाल जी जैसे लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, आज मुझे ये बताइए कि विजय कुमार की मौत के बाद क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, कांग्रेस के लोग, क्या घरों से उनके वर्कर नहीं निकाला जा सकता था? उसके लिए जो है एक मार्च पास नहीं किया जा सकता था? ये सिर्फ इंतजार ये करते हैं, ये सिर्फ इंतजार इस बात पर करते हैं कि इनको दावत दिया जाए, इनको बिरयानी पे बुलाया जाए, इनको पहले खाना खिलाया जाए, उसके बाद ये मार्च पास करेंगे, उसके बाद ये चाय पे इनको बुलाया जाए, फिर इनसे ये जो है हमारे साथ जो है नेगोशिएशन करेंगे कि हमें कितना माल पानी दे रहे हो इस चीज के लिए। तो ये तो अगर इस सोच के साथ इनसे आप क्या पूछ रही हैं? ये कश्मीर के मामले में, ये कश्मीर के मामले में, देश के मामले में इनसे आप कोई अपेक्षा रखेंगी? मैंने आपसे पूछा ना कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी जवाब दे सकते हैं? आंसू पोंछने और आंसू बहाने नहीं, वो कह रहे हैं आप दिल्ली में बैठ के अंदाजा लगा लेंगे क्या कि कश्मीर में क्या हो रहा है? बात करना तो बहुत आसान है। कश्मीरी पंडितों की वापसी, एक सेकंड रतन लाल जी, कश्मीरी पंडितों की वापसी ये मोदी सरकार की प्राथमिकता में थी और उन्होंने बसाने की कोशिश भी की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सर, सवाल ये है कि जब तक वहां सिक्योरिटी नहीं होगी, आप हिंदुओं की ठेकेदारी की बात करते हैं, आप मंदिर की बात करते हैं। किसने आपसे कहा हिंदुओं की ठेकेदारी की बात हम करते हैं? हमने तो स्पष्ट रूप से कहा कि इस देश के बारे में हम बात करते हैं, हिंदुत्व की बात नहीं करते आप नहीं कहते कि हम ही राष्ट्रवाद के राह पर आगे चल रहे हैं, कोई और पार्टी नहीं है, नहीं कहते हैं आप? राष्ट्रवाद नहीं, नेहा जी, राष्ट्रवाद की बात नहीं, आपसे भी बताइए ना, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की आप बात करते हैं, राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं, पर जो कश्मीरी पंडित है वहां से पलायन करने को मजबूर है, वहां उनको सुरक्षित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने एक माहौल, एक वातावरण, धारा 370 हटाने के बाद वहाँ हर संभव जितना हमारा सामर्थ्य है हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा, भैया 8 साल से कितना काम कर दीजिए आपने, ये तो बताओ। रैना ने जो बात कही, 8 साल से हमेशा एक चीज को बढ़ावा दिया गया। जैसे ही आतंकवादी घटना होता है पाकिस्तान से बात करो, जैसे ही कोई ऐसी घटना देखिए ये जो कश्मीरी पंडित वहां से पलायन करने को मजबूर है, ये वापस कश्मीर जाएंगे क्या? क्या आप कह पाएंगे कि आप जाइए दोबारा? हमने जो अपनी जान बचा के वहां से भाग रहे हैं। सुनो पहले मेरी बात सुनो आप नेहा जी। हमने किसी आदमी के साथ जबरदस्ती नहीं करी। हमने ये नहीं कहा कि नहीं आप चलो हमारे बूते पे, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर वातावरण तैयार करने में क्या बात कर रहे हैं, जब हमने वहाँ चुनाव करा लिया, पंचायत चुनाव कराया। मतलब आप ये नहीं कह रहे कि वहाँ पे सुरक्षित माहौल है,
भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रही है कि कश्मीर में सुरक्षित माहौल है, धारा 370 को हटाकर आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी, आतंकी तमाम बातें की गई थी सर, अभी भी आप उससे पहले कर रहे थे। अभी भी है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, ऑर्गेनाइजिंग टेररिज्म खत्म है वहाँ। क्या बात कर रहे अभी क्या हो रहा है सर, ये आंकड़े क्या बताते हैं? वो झूठ बोल रहे हैं। देख लो ना, आज रोज से पहले आंकड़े उठाओ, आप कह रहे हैं कि खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। शरीफ पे आग लगाने वाले आतंकवादी, पूछो ना उनसे चरारे शरीफ क्या है? मुसलमानों का सबसे पवित्र जगह को आग के हवाले किया गया। 1500 साल में जो है करने लगे आप। पूछते थे, आज वहाँ क्या है? आप तुलना आपको जाएगा, आज वहाँ विकास हो रहा है। अपनी खामियों को क्यों छुपा रहे हैं आप? हिम्मत रखिए कि कहने की जरूरत नहीं कर पाए। नहीं, ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, रत्नाकर जी, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कोशिशें नहीं करती, न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बार बार ये कोशिशें की जाती है कि कश्मीर को सुरक्षित रखा जा सके, आतंकी वारदातें ना हो, इसके लिए भी कदम उठाए जाते हैं, और पहले की तुलना में अब तो वारदातें कम हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जो आंकड़े हैं वो इसकी बानगी है। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र में भी जो भारत है उसने पाक को फटकार लगाई है, पाक को नीचे दिखाने की कोशिश की कि देखिए कैसे आतंकवादी गतिविधियों में आप लगातार संलिप्त हैं। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? आप तो बाहर जाके सर ये बताते हैं कि भारत में रहने लायक नहीं है, हिंसा फैलाई जा रही है, आग लगाने की कोशिश की जा रही है और कश्मीर में मानवता का हनन हो रहा है, लेकिन ये तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से लगातार साजिशें हो रही है उसकी वजह से भारत किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, कि लगातार इस बात को कह रहे हैं, फिर आप लोग क्यों बार बार लांछन लगाते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कुछ भी जाकर कहें, चाहे जितना भी फील्डिंग करें, लेकिन परिस्थितियां तब तक नहीं बदलेगी जब तक वहां पे लोकल लोग जो हैं उनको आप आत्मविश्वास में नहीं लेंगे, जब तक लोकतंत्र की बहाली नहीं करेंगे। मैं कश्मीरी पंडित जो सर रमेश रैना जी की बात सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत क्लियर चीज बोला। उन्होंने बोला कि आज सिक्योरिटी का डीप कंसर्न है कश्मीरी पंडितों या गैर कश्मीरियों के लिए, इसलिए वो लोग पलायन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा दे सके, माहौल दे सके और एक अच्छा शासन प्रशासन वहां पे दे सके। तो कहीं न कहीं दोनों लोगों का स्टेटमेंट देखिए तो कॉन्ट्राडिक्ट है। मतलब आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से आप अपनी जिम्मेदारियों में फेल है। भारतीय जनता पार्टी 8 साल से जो सत्ता में बैठी है, कश्मीर के मुद्दे में पूरी तरह से नाकामयाब हो चुकी है। जैसा कि रमेश जी कह रहे हैं कि आज लोग भाग रहे हैं, सिक्योरिटी उनका डीप कंसर्न है। दूसरी चीज ये कह रहे थे, एक मैं दूसरी चीज पे आऊंगा कि इनका जो दायित्व है, सिटीजन्स के दायित्व जो कह रहे थे कि उनका भी दायित्व होता है, जरूर बाहर निकले। देखिए, भारत में ऐसा होता है कि आम नागरिक जो है वह बहुत ही असहाय महसूस करता है और असहज महसूस करता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो कहीं न कहीं जब उनको लगता है कि उस राज्य में जवान सुरक्षित नहीं है, तो वो नागरिक, आम नागरिक कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? जब कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे ला करके पुनर्वास करता है केंद्र की सरकार और उनको सुरक्षा नहीं मुहैया करा सकता है, तो वो जो आम नागरिक हैं जो बेचारे, वो अपने आप को असहज और असुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। वो कैसे सड़कों पे निकल जाएंगे? और सरकार कोशिशें कर सकती है, नागरिकों की मानसिकता बदल देगी क्या? आप बदल सकते हैं क्या? और बिना जो आतंकी है वो बिना नागरिकों के सपोर्ट के क्या फल फूल पा रहे हैं क्या? नहीं, ये इसका ये कोई वो पहलू नहीं है कि नागरिकों के सपोर्ट से ही आतंकी होते हैं। नहीं बोला मैंने कहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा है क्या कि नागरिकों का भी सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल नहीं, स्लीपर सेल होता है इनका। नागरिक जो है वो, उनको आप अपने विश्वास में लीजिए ताकि वो कहीं भी आतंकवादियों के बातों में ना आए। तो वहाँ स्लीपर सेल एक काम करता है जिसको इलिमिनेट करने का काम केंद्र सरकार का है, वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों का है। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा नेहा जी, ये लोग माहौल खुद खराब करते हैं। आप अगर देखिए तो द कश्मीर फाइल्स के बाद माहौल कितना देश भर में खराब हुआ है। उसी द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अरे मुझे तो अभी सच्चाई पता चली कि कश्मीरियों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ। अरे भाई, आप माहौल खराब हो गया, सच्चाई पता चलने से माहौल खराब हुआ क्या?
आप टारगेट किलिंग हो रही है वहाँ पे, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वहाँ पे लोग। इससे पहले कश्मीरी पंडित असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? आप पूरी तरह से कश्मीर फाइल्स दिखा रहे हैं। ये किसी के जख्म पे नमक छिड़कने का काम आप कर रहे हैं। रत्नाकर जी, ये अच्छी बात नहीं है। आप सुनिए, ठीक है रमेश जी, क्या कश्मीर फाइल्स देखने से टारगेट किलिंग हो रही है क्या? रत्नाकर जी तो यही कह रहे हैं सर, ये क्या मुख्य वजह है? दूसरी बात, एक सेकंड रुक जाइए, दूसरी बात ये कि बिना नागरिकों के सपोर्ट क्या आतंकी वहां पे वारदातों को अंजाम दे सकते हैं क्या सर? सबसे पहले मैं रत्नाकर जी को कश्मीर फाइल्स के बारे में बताऊंगा। कश्मीर फाइल्स जिससे आप कहते हैं कि वहां पर जो टेररिज्म है उसको बढ़ावा हो गया, मुझे ये बता दीजिए, स्पिलबर्ग ने शिंडलर्स लिस्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने नाजी का एट्रॉसिटीज दिखाया था, उससे तो कहीं बढ़ाव नहीं हुआ। हाइदर फिल्म बनी थी अर्ली 90s में, जिस वक्त कश्मीरी पंडितों का हाल ही में पलायन, मेरी बात सुन लीजिए, हाल ही में पलायन हुआ था। और हाइदर अपनी फिल्में जो बनाई जाती है ना, सुनिए सुन लीजिए, मैं आपकी जवाब दे देता हूँ। फिल्में जो बनाई जाती है ना, वो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाई जाती है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। रमेश जी वहाँ की हकीकत बता रहे हैं, कम से कम उनकी बात तो मानिए। तो ये राजनीतिकरण किया गया, ये परिणाम हो रहा है कि आज कश्मीरी किया जा रहा है। ये गलत बात है नेहा जी। क्यों गन उठाया है? जब उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो जब कश्मीर फाइल्स ने एक हकीकत दिखाई, वो हकीकत क्या है? वो तो मुश्किल से 5% या 10% दिखाई है जो हमारे साथ गुजरा। मैं अपनी बात बताऊंगा, मेरे मौसा जी थे, जब हम वहां से चले गए हमने उनके तरले किए कि भाई आप भी आओ, उन्होंने बोला नहीं मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर 6 महीने के बाद हमको पता चला कि उसकी बॉडी को मार दिया, चॉप ऑफ करके वहां पर रहना वाले के ब्रिज के नीचे से डाल दिया था। एक अगर ये रत्नाकर जी के परिवार में अगर ऐसा हुआ होता, मैं ये कहूंगा आपको, एक बार जब हैदर बनी थी, एक बार हैदर देखी थी, उस वक्त वो क्या था हैदर? नहीं, अगर आप ये कहें कि कश्मीरी नहीं, अगर आप ये कहें कि कश्मीर फाइल्स दिखाकर हिंसा भड़काने की कोशिश की, माहौल खराब करने की कोशिश की, तो सर इस बात पर सोचना होगा जो सच्चाई है अगर वो फिल्म में दिखाई गई तो उसमें गुरेज क्यों? उसी वजह से क्या ये आतंकी वारदातें हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है। जिसके खिलाफ राजीव गांधी सदन के बाहर भी प्रदर्शन किए और जगमोहन जी जो राज्यपाल थे उनके ऊपर भी उंगली उठाई गई कि आप ठीक है, देखिए मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन महेश जी एक सेकंड रुकिए, ऐसे नहीं प्लीज। रमेश जी, रत्नाकर जी ऐसे मत करिए प्लीज। आप लोग इतने शालीनता के साथ डिबेट करते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर कभी कभी तो माहौल ऐसा बना देते हैं कि किसी की आवाज समझ नहीं आती। आप लोग क्या कहना चाहते हैं वो दर्शक भी नहीं समझ पाते। सर एक एक करके शालीनता के साथ डिबेट करिए ताकि हम भी समझ पाए, दर्शक भी समझ पाए। मैं रत्नाकर जी को कभी मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं किया, अपनी बात। ठीक है, चलिए अब जो कश्मीर में हालात है, कश्मीर में जो हालात है उस पर हमने डिबेट की, लेकिन महेश जी हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। जो प्रयास सरकार करती आ रही है वो प्रयास आगे भी जारी रखेगी और हालात 1990 वाले ना हो इसकी भी भरपूर कोशिश की जाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।